अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम पहले देखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेम से आइडिया हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर होगा जहाँ पे आपके पास ग्रेविटी जो है वो एक्ट करेगी, वो पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करती है। डिटेल में इसको देखते हैं। कहते हैं कोई सी भी जो शय जो है वो हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे ज़रात से मिलकर बनती है। कहते हैं कोई भी आप चीज़ ले लेना, वो चीज़ जो होती है वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनती है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं एटम से मिलकर बनती है। एटम छोटा छोटा ज़रा होता है। अब वो कहते हैं सपोज करें कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है। कहते हैं हमें पता है ज़मीन जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो ज़मीन क्या करेगी, हर ज़रे के ऊपर अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगी, और वो कौन सी होगी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। कहते हैं हर ज़रे का जो साइज़ है वो ज़मीन की निस्बत बहुत छोटा है ना ज़मीन के मुकाबले में, तो कहते हैं इसलिए हर ज़रे पर जो जी की वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल की एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो सेम होती है। मतलब ये ज़रे ज़मीन की निस्बत बहुत छोटे हैं, तो हम कहते हैं इन सब के ऊपर एक जैसी फोर्स लग रही होती है। लिहाजा हर ज़रे पर इतनी फोर्स लगेगी, कितनी? mg। मतलब जो इनका मैस होगा, हर ज़रे का कोई ना कोई मैस होगा, इसका मैस, इसका मैस, इनको जो ज़मीन है एक ही ग्रेविटी के साथ अपनी तरफ खींचेगी, तो हर किसी के ऊपर फोर्स जो होगी वो किसके इक्वल लगेगी? mg के इक्वल। हर ज़रे का मैस और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दोनों का प्रोडक्ट होता है। कहते हैं चूंकि ये जिस तमाम फोर्सेस मतवाजियाँ और एक ही सिमत में अमल कर रही हैं, इनकी हासिल फोर्स इन तमाम फोर्सेस के मजमूए के बराबर होगी। कहते हैं ये जो सारी फोर्सेस हैं वो एक ही तरफ लग रही हैं ना, एक ही जिस्म के ऊपर लग रही हैं, एक ही तरफ लग रही हैं, सबकी सिमत भी सेम है। तो कहते हैं ओवरऑल अगर मुझे निकालना हो ना कि इन सब के ऊपर फोर्स कितनी लगाएगी, ओवरऑल इस जिस्म के ऊपर ग्रेविटी कितनी फोर्स लगाएगी, तो मैं क्या करूँगी, इन सारी फोर्सेस को जमा कर लूँगी। कहते हैं जो जमा किया जाता है ना बच्चों, इसके लिए ये साइन इस्तेमाल किया जाता है, इसको सिग्मा साइन बोलते हैं। कि जब एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा करना हो वहाँ पे ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। अब इसका वेट, मतलब इसका कह लें फोर्स इतनी लग रही है, mg प्लस mg प्लस mg प्लस mg, इन सबको जमा करूँगी तो ये मेरे पास सिग्मा mg आ जाएगा। मतलब जितने यहाँ पे ज़रात के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है सबको क्या कर लेंगे, जमा कर देंगे। तो यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या है? मजमुआ, जमा करना। कहते हैं हम जानते हैं तमाम ज़रात पर अमल करने वाली फोर्सेस का मजमुआ इस शय के कुल वज़न के बराबर होगा। कहते हैं अगर मैं इन सारी फोर्सेस को जमा कर लूँ, इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स कितनी लग रही है, इसके ऊपर कितनी लग रही है, इसके ऊपर सबको जमा कर लूँ ना, ये ओवरऑल मुझे इस जिस्म का वज़न दे देगा। अब मैं क्या करूँगी, हर जिस्म के ऊपर बच्चे ग्रेविटी की फोर्स सेम नहीं लग रही, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इसके ऊपर भी सेम है, इसके ऊपर भी सेम है, इसके जी तो मैंने ये बात किया कि सबके ऊपर क्या है, यकसा है। अब डिफरेंट क्या हो सकता है? मैस हो सकता है। तो कहते हैं आप सबके मैसेज को जमा कर लो, और मैसेज को जमा करोगे तो ये ओवरऑल इस पूरे जिस्म का मैस आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साथ, तो ओवरऑल ये पूरे जिस्म का आपको वजन दे देगा, वेट दे देगा। ठीक है, जिसको हम लोग ये देखें, ये सिग्मा एम का मतलब है आपने छोटे छोटे ये जो जर्रे थे सबके मैसेज को जमा किया। सिग्मा का मतलब है जमा करना, मैसेज इन सारे जर्रात के मैसेज को जमा करेगा तो ये ओवरऑल पूरे जिस्म का मैस आपको दे देगा। और आप देखोगे इस जिस्म के ऊपर कितनी ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, वो आपके पास जी होती है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में से। इस जी के साथ इसको हम लोग कहते हैं, जब अगर ज़मीन की बात करते हैं ना, तो एक्सेलरेशन को किससे लिखा जाता है? जी के साथ लिखा जाता है। आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है ना, हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितनी लग रही होती है, जितना उसका मैस होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है वो कितने एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। अब अगर मैं ये बात करूं कि हमारे पास ज़मीन की जब बात की जाती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास वहाँ पे एक्सेलरेशन के बजाय हम लोग ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लेते हैं कि इतने एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन जो है किसी भी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर मेरे पास फिर ग्रेविटी की फोर्स निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगी, मैस को मल्टीप्लाई कर दूंगी एक के बजाय जी से, तो ये मेरे पास आ जाएगी वेट फोर्स। ये वो फोर्स है जिसके साथ ज़मीन जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ पे ये बात करें कि अगर मैं इन सारे ज़रात के मैसेज को जमा कर दूंगी तो ये ओवरऑल मुझे इस जिस्म का मैस दे देगा, और इस जिस्म के मैस को उस एक्सेलरेशन के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी जो ज़मीन उसको दे रहा है या जिस एक्सेलरेशन के साथ उसको खींच रहा है, तो ये मेरे पास उसकी वेट फोर्स आ जाएगी। इस जिस्म के ऊपर वेट फोर्स आ जाएगी, ये इस जिस्म की वो फोर्स जिसके साथ ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही होगी। तो कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास अब है क्या? किसी शय में वो नुक्ता है जहां इसका सारा वजन अमल करता हुआ मालूम होता है। तो कहते हैं हमने ये बात की ना कि इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स कितनी लगेगी, इस सारे जिस्म का मैस
ठीक है, जो छोटे छोटे ज़रात के मैसेज को जमा करके लेंगे, उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कहते हैं अगर मुझे पता करना हो कि किस पॉइंट पे सारे का सारी जो ग्रेविटी है वो लाई कर रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होगा जहाँ पे उसका सारे का सारा वजन अमल करेगा, इस जिस्म का सारा वजन वहाँ पे अमल कर रहा होगा। वो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो कहते हैं अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट है, कहते हैं अगर किसी वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारा वजन अमल कर रहा होता है। कहते हैं अगर किसी जिस्म को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर सहारा दिया जाए ना, तो वहाँ पे बैलेंस हो जाता है, बगैर घूमे खड़ी रहती है। जैसे आपको याद होगा कि आप लोग क्लासरूम में ये करते हैं, जो फुट्टा होता है यूजुअली स्केल होता है, उसको हम लोग ना फिंगर के ऊपर बैलेंस करवाना चाह रहे होते हैं, तो दरमियान में अगर वो कहीं हो ना तो वो बैलेंस हो जाता है। अगर थोड़ा सा मैं फिंगर के इधर उधर यहाँ पे फिंगर को रखूँ तो वो एक साइड पे गिर जाएगा, नहीं तो दूसरी साइड पे गिर जाएगा। इसका मतलब है जहाँ पे वो बैलेंस हो रहा है वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पे हमें लगेगा तकरीबन उसका सारा वजन लाई कर रहा है। तो कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम बात करें किसी भी जिस्म की, उसकी ज्योमेट्री के सेंटर पर होता है। कि अगर आप कोई ऐसे अजसाम लें जिनकी बाकायदा शक्ल हो, जिनकी कोई प्रॉपर शक्ल होती है, तरतीब होती है, उनमें जो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो वैसा पॉइंट होगा जहाँ पे उनका कह लें कि सेंटर होगा तकरीबन। कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कुछ शक्लें हैं, इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ पे हैं वो देखते हैं। सबसे कहते हैं मुरब्बा और मुस्ततील है। कहते हैं अगर मैं इसकी शक्लें दिखाऊं ना आपको, ये होता है, ये मुरब्बा होता है, मुरब्बा का मतलब होता है चारों साइडें हमारे पास इक्वल है। ये हमारे पास मुस्ततील होता है, इसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना हो ना, आप क्या करें, डायगोनल्स को मिलाएं। डायगोनल्स का मतलब है कोई पॉइंट ऑपोजिट पॉइंट के लाइन ड्रॉ की जाती है। ये पॉइंट है, इसकी लाइन एक सीधी खींचे जहाँ पे ये ऑपोजिट पॉइंट को मैच कर रही हो, और फिर ये पॉइंट है, यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचे जो इसके ऑपोजिट पॉइंट को मैच कर रही हो। जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच करेंगे वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसी तरह ये मुस्ततील है, तो यहाँ पे आप क्या करें, एक लाइन खींचे ऑपोजिट एंड से स्टार्ट होकर, यहाँ से एंड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मैं एक सीधी लाइन खींचूंगी, इसके ऑपोजिट पॉइंट पर मिला दूंगी। यहाँ से एक लाइन खींचूंगी, इसके ऑपोजिट मिला दूंगी। तो जहाँ पे ये दोनों टच कर रही होंगी तो वहाँ पे हम कहेंगे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये वो अजसाम है जिनकी कोई बाकायदा शक्ल है। आप इसको ये भी कहते हैं कि वित्रों को मिलाने वाला नुक्ता। ठीक है, आगे कहते हैं मुसल्लस। मुसल्लस बोलते हैं ट्रायंगल को, कहते हैं ट्रायंगल को मिलाने वाला नुक्ता, बस्तानियों को मिलाने वाला नुक्ता। अगर मैं ट्रायंगल की आपको शक्ल दिखाऊं, ये ट्रायंगल है। कहते हैं इसके एंड पॉइंट से यहाँ से खींचो एक सीधी लाइन, दूसरे जो उसका नाम सामने वाला फेस है उसको दरमियान से कट करेगी। यहाँ से एक लाइन खींचे वो इसके सामने वाले फेस को दरमियान से कट करेगी। यहाँ से तीनों जो कॉर्नर है ना, सबसे एक सीधी सीधी लाइन खींचे, वो ऑपोजिट जो उसका सामने वाला फेस होगा उनको दरमियान से कट करेगी। और ये तीनों लाइनें जहाँ पे मिल रही होंगी वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। मतलब यहाँ पे वो पॉइंट होगा जहाँ पे हमें लग रहा होगा सारी की सारी ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है। मतलब यहाँ पे अगर मैं फिंगर रखूँ तो इसको बैलेंस करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विस्तानियों को मिलाने वाला नुक्ता, मतलब आप कॉर्नर से जो कोने बने हुए वहां से एक सीधी लाइन खींचोगे तो वो सामने वाले फेस के सेंटर को कट करेगी। जैसे मैंने आपको शक्ल में दिखाया कि यहाँ से आप कॉर्नर से इस कोने से लाइन खींचोगे तो सामने वाले फेस के सेंटर को कट करेगी। यहाँ से खींचोगे वो सामने वाले फेस के सेंटर को कट करेगी। तो जहाँ पे ये सारी लाइनें मैच कर रही होंगी वो हमारे पास क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसी कहते हैं गोल प्लेट का मरकज होता है कि आपने अगर प्लेट देखी हो, अगर इस तरह से कोई गोल प्लेट है, इसका जो सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको किसी चीज़ के फिंगर के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे है बैलेंस करवाऊँ तो ये वहाँ पे खड़ी हो जाएगी, किसी एक साइड पे गिरेगी नहीं। पूरा का मरकज, बच्चे इसको ज़मीन भी कह सकते हैं या इसको बॉल की शक्ल की भी कह सकते हैं। जो ज़मीन की शक्ल होती है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ ये वाली नहीं होती। कहते हैं इसका सेंटर क्या होगा, इसका दरमियान में होगा, इसके अंदर होगा। ठीक है, आगे हमारे पास है, कहते हैं कि सिलेंडर का मरकज। सिलेंडर बच्चे जिसको बोलते हैं ना, वही हमारे पास ये वाला सिलेंडर होता है, जिसकी लंबाई जो होती है ना इसकी चौड़ाई की निस्बत इसकी मोटाई की निस्बत कम होती है। तो कहते हैं कि इस तरह का सिलेंडर है तो इसका वज़न क्या होगा, इसका मरकज यहाँ पे कहीं दरमियान में होगा। ये देखें, इसका जो सेंटर होगा वही दरमियान वाला होगा। इस पॉइंट पे मैं इसको बैलेंस करवाऊंगी तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा मीटर रूल, बच्चे मीटर रूल आपको पता है फुट्टे को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये फुट्टा देखा होगा तो अक्सर हम देखते हैं कि इसको बैलेंस बच्चे जो है ना फिंगर के ऊपर प्लेस करवा रहे होते हैं। तो इसका जो मिड पॉइंट होता है ना वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जहाँ पे हमें लग रहा होता है इस पूरे फुट्टे का एक कह लें वजन सारा लाई कर रहा है। तो होप सो समझ आ गई होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सारी वो जिसमें है जिनकी कोई ना कोई बाकायदा शक्ल होती है। कहते हैं अगर आपके पास कोई जिस्म है उसकी कोई प्रॉपर शक्ल ना हो,
ठीक है, उस केस में आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम करें। अगर सिंपल शक्लें थी तो वहां पे तो मैंने आपको बता दिया कैसे मालूम करते हैं, डिफरेंट शक्ल के डिफरेंट हमारे पास तरीके होते हैं। कहते हैं अगर कोई प्रॉपर शक्ल नहीं है, कोई भी रैंडम सी है हमारे पास सरफेस, उसका कैसे मालूम करेंगे। कहते हैं उसका तरीका होता है, जैसे ये देखें, कहते हैं किसी बेकायदा मतलब जिसकी कोई प्रॉपर शक्ल नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, हमवार तख्ते का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसे मुख्तलिफ निकात से आज़ादाना लटका कर मालूम किया जाता है। कहते हैं सपोज करें ये मेरे पास एक कोई तख्ता है, कोई भी कार्डबोर्ड है, मतलब कोई भी मेरे पास पेपर ले लें, कोई गत्ता ले लें, कुछ भी ले लें। कहते हैं अब मुझे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है क्योंकि इसकी कोई शक्ल नहीं है प्रॉपर, कोई ना ये ट्रायंगल है, ना ये मेरे पास कोई बॉक्स है, ना मेरे पास कोई स्फेयर है, कुछ भी नहीं, मतलब प्रॉपर कोई शक्ल नहीं है। कहते हैं आप क्या करें, इस सरफेस को डिफरेंट पॉइंट से पकड़ के ना लटका दो। पहले मैंने क्या किया, यहाँ से पकड़ के इसको लटका दिया किसी के साथ, और जहां से मैंने पकड़ के लटकाया ना, वहां से स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींच दूंगी। ये मेरे पास एक सीधी लाइन खींच दी। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से नहीं पकड़ती, मैं क्या करती हूँ किसी यहाँ पॉइंट से पकड़ती हूँ, इस पॉइंट से। जैसे ये देखें, उसने पहले यहाँ से पकड़ के इसको लटकाया था तो एक सीधी लाइन खींची थी, फिर मैं अपनी मर्जी से किसी भी दूसरे पॉइंट पे पकड़ के उसको लटकाऊंगी और एक सीधी लाइन खींच दूंगी। जहां पे ये दोनों लाइंस मैच कर रही होंगी, हम कहेंगे वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो यहाँ पे ये बात करें, हर दफा जब शय को लटकाया जाए तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लटकाने वाले नुक्ते से नीचे की तरफ प्लम लाइन के जरिए खींची गई लाइन अमुदी लाइन में वाक़ होगा। कि आप क्या करें, जहां पे भी लटका रहे हो उससे एक सीधी अमुदी, अमुदी का लाइन मतलब होता है एक वर्टिकल सीधी लाइन खींचो नीचे की तरफ। ठीक है, आपने यहां से पकड़ा, यहां से भी एक सीधी लाइन खींचो। इस तरह दो लाइनें जब एक दूसरे को कता करेंगी, वही नुक्ता इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सही मुकाम होगा। तो जहां पे ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगी, कट करेंगी, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ये वो शक्ल है जिसमें आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपके पास शक्ल प्रॉपर नहीं होती, उसको कैसे मालूम करते हैं, उस शक्ल को डिफरेंट पॉइंट से लटका देते हैं। यहाँ से लटका के एक सीधी लाइन नीचे खींची जाती है, कोई भी रैंडम पॉइंट यहाँ से पकड़ लूंगी, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचूंगी, तो जहां पे वो टच करेंगे तो वहां पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जैसे ये एग्जाम्पल उसने दी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी शय के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी, जैसे कि प्याले का, वो कहते हैं कि किसी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी, जैसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसके सेंटर में होगा, अंदर की तरफ होगा। बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाहर भी पॉसिबल है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ भी हो। ठीक है, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। आगे कहते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक है बच्चे, फिर यहाँ पे वो पॉइंट होगा जहां पे उस ऑब्जेक्ट का सारा मास लाई करेगा। वहां पे हमने कहा था ना, सारे का सारा वजन। बच्चे वेट में याद रखिएगा, हम लोग बात करते हैं वेट, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे। और मैथ्स होते हैं बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो कहते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होगा, किसी जिस्म का वो पॉइंट जहां पे हमें लग रहा होगा कि उसके सारे का सारा जो मास है वो एक्ट कर रहा है, उसको हम क्या नाम देंगे, हमारे पास उसका सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ पे ये बात करें, इसको डिटेल में देखते हैं। कहते हैं न्यूटन का जो दूसरा कानूनी हरकत है वो एक जर्रे पे लागू होता है और जरात के सिस्टम पर भी, कि आप उसको एक जर्रे पे भी अप्लाई कर सकते हो। न्यूटन का सेकंड लॉ था F इज इक्वल टू ma, कि आप किसी जिस्म का मास होगा, अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। कहते हैं इस फार्मूले को आप एक सिंगल जर्रे पर भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर कोई जिस्म नंबर ऑफ जर्रात से मिलकर बना है उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। कहते हैं हत्या कि जब किसी सिस्टम के ज़रात मुख्तलिफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन रखते हैं, तब भी सिस्टम में एक नुकता बहरहाल होता है जिसका एक्सेलरेशन दूसरा कानून लगाकर मालूम किया जा सकता है। कहते हैं अगर एक जिस्म में हर जर्रे की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मुख्तलिफ है, तब भी आप इस सिस्टम को लगा के किसी ना किसी का आप एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जैसे मैंने ऊपर ही बात की कि हमारे पास ये कोई जिस्म है तो ये मुख्तलिफ ज़र्रों से मिलकर बना है। कहते हैं मैं अगर इन सारे ज़र्रों की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मुख्तलिफ है ना, तो इनमें से कोई ना कोई ऐसा ज़र्रा होगा जिसके ऊपर अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करोगे तो उसका एक्सेलरेशन मालूम कर सकोगे। ठीक है, ये तो वैसे ही एक इंट्रोडक्शन दिया है, इसको करना हुआ तो मुझे कर लीजिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है। अब मेन कंसर्न क्या हमने बताना है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है।
कहते हैं किसी शय या अशिया के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नुक्ता वहाँ होता है जहाँ पे हम मालूम करते हैं कि उसका सारे का सारा मास लाई कर रहा होगा, कि जहाँ पे हम सपोज करते हैं उसका सारा मास लाई करता है। लिहाजा सेंटर ऑफ मास इसी तरह बर्ताव किया जाता है कि जैसे कुल शय का कुल मास इस नुक्ते पर मौजूद है। मतलब हम कहते हैं एक जिस्म है, उसका वो पॉइंट जहाँ पे हम अज्यूम करते हैं सारे का सारा मास कह लें कि लाई कर। कहते हैं एक एग्जाम्पल है कि एक रेंच है, उसको आगे की तरफ फेंका है, तो रेंच जो है ना वो घूमता हुआ आगे की तरफ गया है। लेकिन ये कहते हैं इस रेंच में जो एक पॉइंट डॉट था, अगर सपोज करें उसको लगाया, उसकी मोशन को देखें, पहले वो जहां पे था ना वो उस लाइन वहां पे ही है, लेकिन एक सीधी लाइन में मूव कर रहा है। रेंच तो गोल गोल घूमता हुआ आगे जा रहा है, लेकिन उस रेंच में जो पॉइंट येलो वाला पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ मास कर रहे हैं, कि मैं कह रही हूँ ये वो पॉइंट है जहां पे मैं सपोज करूंगी इस रेंच का पूरा मास लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है ना ये एक सीधी लाइन में मूव कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती और इसके डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। तो मैं कहती हूँ ओवरऑल इसके ऊपर कोई फोर्स हमें ऐसे लग रहा है कोई लग ही नहीं रही होती। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है, रेंच के ऊपर ऐसा लग रहा होता है कोई फोर्स अमल ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये वाला पॉइंट जो येलो पॉइंट है, वो एक सीधी लाइन में यकसा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। मतलब उसकी सिमत भी नहीं बदल रही, वेलोसिटी भी नहीं बदल रही। हाँ, रेंच जो है वो रोटेट जरूर करता है, घूमता हुआ आगे जा रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क जरूर पैदा हुआ है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है जहां पे हम कह रहे हैं उसका सारा मास लाई कर रहा है, वो नहीं रोटेट कर रहा। कहते हैं जमीन की सतह पर जहां जी तकरीबन यकसा है, किसी शय का सेंटर ऑफ मास उसके 70 सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही वाक़या होता है। तो ये एक एमसीक्यू हमारे पास बन सकता है कि अगर आप जिस्म का जमीन का वो हिस्सा ले लें जैसे जमीन की सरफेस है जहां पे जी की वैल्यू सेम हो, वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास भी वही होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास अगर मैं बात करूँ ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आपने पहले अज्यूम करना है कि सेंटर ऑफ मास कौन सा। सेंटर ऑफ मास मैंने कहा था वो अज्यूम किया जाता है वो पॉइंट जहाँ पे उसका सारे का सारा मास लाई कर रहा हो। अब इस पूरे जिस्म का मास जो है वो कैपिटल एम सपोज करेंगे, डिफरेंट ज़रात का मास था। आपने कहा उन ज़रात का जो ओवरऑल मास हमें ऐसा लग रहा हो किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो मैं अगर इसको जी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यही पॉइंट मेरे पास उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और यही पॉइंट मेरे पास उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन कहते हैं हर पॉइंट पे वो केस है जब हर पॉइंट पे जी की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो सिंपल एक ही जी हो, मतलब सबके यकसा है तो कॉमन ले लेंगे और सब उसको कैपिटल मास मतलब हर तरह के जो टोटल मास है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों का पॉइंट जो है वो सेम होनी चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें बेसिकली हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो जाता है कि जहाँ पे आपने इरेगुलर बाकायदा शक्ल के बेकायदा शक्ल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला हुआ है। आगे हमारे पास लेदर से शॉर्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास, उसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन करेंगे कि वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे का सारे जिस्म का मास जो है वो इकट्ठा हो गया होता है। तो स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।